हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने पाचन तंत्र की डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो भेजी थी। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को सरल शर्करा यानी कि ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, तो कई ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, नाम भी पूछ लिया जाता है, या स्टार्च के पाचन के लिए हमारी लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और स्टार्च के पाचन से अंत में क्या बनता है, तो सरल शर्करा और अल्टीमेटली ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली क्वेश्चन ना करके पहले वो आप वीडियो देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स करो तो आपको बहुत इजी लगेंगे। अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है वो एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। अब अम्लीय माध्यम क्यों चाहिए? ये पेप्सिन एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम स्रावित होता है अमाशय में, उसकी क्रिया में सहायक है। अगर अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो पेप्सिन कार्य नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, अमाशय से ही रिलेटेड। आमाशयिक रस में क्या क्या होता है? तीनों कंपोनेंट हमने इसमें दिए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है पेप्सिन, ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। उसके बाद सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ज़रूरी है, ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है ताकि पेप्सिन अपना कार्य सही प्रकार से कर सके। तीसरा है म्यूकस, जिसको हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं। म्यूकस क्यों आवश्यक है? ये अमाशय की भीतरी भित्ति पर एक रक्षा कवच बना देता है ताकि भीतरी भित्ति अम्ल के प्रभाव से बची रहे, उसको एसिड जो है वो अल्सर वगैरह ना पैदा करे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, उससे जो अम्ल है वो अमाशय की भीतरी भित्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क में आता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, जिसे क्षुद्रांत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यकृत, जिसको हिंदी में यकृत कहा जाता है। यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, इसका क्या कार्य है? ठीक है, यही क्वेश्चन दूसरे रूप में भी आ सकता है, इमल्सीकरण क्या होता है और उसमें कौन सा रस सहायक है? यकृत से पित्त रस स्रावित होता है, ये ध्यान रखना, नाम याद रखना, पित्त रस। इसका कार्य क्या है? सबसे पहले ये छोटी आंत में क्षारीय माध्यम तैयार करता है, क्योंकि जो भी अग्नाशय से एंजाइम आ रहे हैं उनको क्षारीय माध्यम चाहिए, तो क्षारीय माध्यम तैयार करता है ताकि ये एंजाइम अपना कार्य अच्छे से कर सके। उसके बाद दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्य ये करता है, जो 1 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है, ये वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है ताकि लाइपेज एंजाइम उसका पाचन आसानी से कर सके। अब एक ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप अगर भोजन को बिना चबाए ऐसे निगल लेंगे तो उसका पाचन आसान नहीं होगा। ठीक है, जो हमारे दांत हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, दांत और जीभ चबाने में हेल्प करते हैं ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और एंजाइमों द्वारा उसका पाचन आसान हो जाए। अब यहाँ पर जो वसा है, वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम ये पित्तरस करता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अग्नाशयिक रस में जो पेनक्रियाज से जूस निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? हायर क्लासेस में तो आप काफ़ी सारे और एंजाइम भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दूसरा है लाइपेज जो वसा को पचाने वाला एंजाइम है। आप ये 2 ही याद रखें। नेक्स्ट है भोजन की पूर्ण पाचन। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ये हमने पहले कर लिया है, छोटी आंत में या क्षुद्रांत्र में। और पूर्ण पाचन से बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन से अल्टीमेटली अंत में ग्लूकोज बनता है, जिसे शर्करा भी कहा जाता है। प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल बनते हैं और वसा के पाचन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। नेक्स्ट है फिर कि छोटी आंत में ही जो भोजन पचा हुआ होता है उसका अवशोषण शुरू हो जाता है। तो छोटी आंत में वो कैसे मॉडिफाइड है, कैसे अभिकल्पित है ताकि मैक्सिमम भोजन का अवशोषण हो सके? सबसे पहली चीज़, जो छोटी आंत है उसकी जो भीतरी भित्ति है वो इस प्रकार, उसमें उंगली जैसे संरचनाएं होती हैं। ये सतह का क्षेत्रफल
बढ़ा देते हैं और इन उंगली जैसी संरचनाओं को दीर्घरोम कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि छोटी आंत की भीतरी भित्ति पर उंगली जैसे परवर्ध या संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और इन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दूसरा, दीर्घरोम के आसपास बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती हैं ताकि जो भोजन पचा हुआ यहाँ से अवशोषण हो वो सीधा रुधिर वाहिकाओं में चला जाए और शरीर की हर कोशिका तक भेज दिया जाए, क्योंकि हमारे शरीर में भोजन के वहन का कार्य रुधिर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो शाकाहारी हैं जैसे हिरण वगैरह है, गाय वगैरह है, उनकी छोटी आंत, मांसाहारी शेर वगैरह हैं, उनकी छोटी आंत की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। ठीक है, इसका कारण ये है जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं। पेड़ पौधों में की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो उनके भोजन में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका पाचन आसान नहीं होता कंपैरेटिवली मीट के या मांस के पाचन से सेलुलोज का पाचन कठिन होता है और इसमें ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए शाकाहारियों की छोटी आंत मांसाहारी की छोटी आंत की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। उसके बाद है बड़ी आंत या बृहदांत्र में किसका अवशोषण होता है। छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है, उसके बाद बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में उस बिना पचे हुए भोजन से जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। जल का आपकी बुक में सिर्फ जल का ही लिखा हुआ है और खनिज का भी अवशोषण होता है। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं, ये हमारे पाचन के मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो भेजी है आपको श्वसन से रिलेटेड, जिसमें ग्लूकोज का भिन्न पथों द्वारा विखंडन दर्शाया गया है। ठीक है, अब उससे पहले आपको थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको भेज रही हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से इजीली लर्न भी कर पाओ और समझ भी पाओ। श्वसन होता क्या है, हम मतलब इजी भाषा में हम कहते हैं सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक है, वो श्वसन का एक पार्ट है, वो कंप्लीट श्वसन नहीं है। ब्रीदिंग श्वसन का एक पार्ट है। तो पूरा श्वसन क्या है फिर? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिका में भोजन का ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विघटन होना, ये कंप्लीट श्वसन है। यानी कि शरीर के बाहर से हमने ऑक्सीजन ग्रहण की और वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कोशिकाओं में गई, कोशिकाओं में भोजन भी गया ब्लड के थ्रू मेनली ग्लूकोज के रूप में, और उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, विघटन हुआ, जिससे ऊर्जा उत्पन्न हुई और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। अब दो तरह के जीव होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑन दैट बेसिस वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि जो वायवीय श्वसन है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और जो अवायवीय श्वसन है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरा विखंडन होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरा विखंडन नहीं होता। ये पॉइंट्स आपको बड़े इजीली, आपको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे अगर आप वो ग्लूकोज के विखंडन वाली वीडियो एक बार अच्छे से देख लोगे। वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्म में दिए हुए हैं। इसके बाद है जो वायवीय श्वसन है, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अधिक एटीपी उत्पन्न होती है क्योंकि ग्लूकोज का पूरा विखंडन होता है। इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि ग्लूकोज का पूरा विखंडन नहीं होता। इसके बाद इसके जो अंतिम उत्पाद हैं वो हैं CO2, जल और एटीपी, और इसके अंतिम उत्पाद होते हैं जो यीस्ट होता है, एक कोशिकीय फंगस, उसमें इथेनॉल बनता है। और जब हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब लैक्टिक अम्ल बनता है, CO2 और एटीपी बनती है। तो इथेनॉल के साथ CO2 बनता है लेकिन लैक्टिक अम्ल के साथ CO2 नहीं बनता क्योंकि ये इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसमें 2 कार्बन होते हैं और कम मात्रा में एटीपी बनती है। अब इसके बाद है जो जलीय जीव हैं जो पानी में रहते हैं जैसे मछलियाँ वगैरह हैं, उनकी श्वसन दर हम स्थलीय जीवों से तेज़ क्यों होती है? आपने एक्वेरियम में जो कांच का ग्लास टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसमें पानी में मछलियाँ तैर रही होती हैं, हवा सर्कुलेट, ऑक्सीजन सर्कुलेट उसके अंदर की जाती है, भोजन भी दिया जाता है, देखा होगा एक्वेरियम सबने। तो उसमें आपने मछलियों को देखा होगा वो बड़ी फटाफट ऐसे ऐसे मुंह उनका बहुत फटाफट वो खोलती हैं। वो क्या करती हैं, मुंह के द्वारा पानी लेके जाती हैं अंदर और उस पानी में ही ऑक्सीजन घुली हुई होती है और अपने गलफड़ों द्वारा, गिल्स द्वारा
कार्बन डाइऑक्साइड वाला जल बाहर छोड़ती हैं। तो जितनी जल्दी जल्दी वो मुंह खोल रही हैं यानी कि उतनी जल्दी जल्दी ही वो सांस अंदर ले रही हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर ले रही हैं। तो क्वेश्चन यही है कि जो जलीय जीव हैं उनकी श्वसन दर हमारे मुकाबले ज़्यादा तेज़ क्यों होती है, ठीक है। हमारी जो श्वसन दर होती है नॉर्मली, मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार सांस अंदर और बाहर छोड़ते हैं, एक बार अंदर लेना और बाहर छोड़ना वो एक श्वसन माना जाएगा, ठीक है। तो वो हमारी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 15 to 18 होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो रेट जो है, दर जो है वो बढ़ जाती है। अब जलीय जीवों की हमसे काफ़ी तेज़ होती है। इसका कारण ये है कि वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा से काफ़ी कम होती है, इसीलिए अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए उनको तेज़ तेज़ सांस लेना पड़ता है, ठीक है। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कैसे होता है भाई, ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक कैसे जाती है और CO2 हमारी कोशिकाओं से फेफड़ों तक, कुपिकाओं तक कैसे आती है। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो है हमने 9th में ब्लड में हमने पढ़ा था कि RBCs में एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। हमारे रुधिर का लाल रंग इसी के कारण होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, यानी कि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में प्रवाहित होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में घुलनशील होती है, तो वो प्लाज्मा, जिसका मैक्सिमम भाग हमारा पानी होता है, तो वो प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में प्रवाहित होती है। ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन का वहन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कैसे होता है, प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है जो श्वसन तंत्र है, नेक्स्ट क्लास में हम उसका डायग्राम और 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं वो कवर करेंगे। थैंक यू।